Everyone, welcome to GS tutorial. My name is Brajesh Kumar. तो लास्ट वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट चार्टर एक्ट एक्चुअली लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल क्लास आ जाने की इंग्लिश आने जाने की वजह से दिक्कत हो गया, नहीं तो हमने लास्ट वीडियो में ही चार्टर एक्ट कवर कर दिया था। तो आइए कोई नहीं, तो हम लोग चार्टर एक्ट जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 1793 टू 1853 तक कितने चार्टर एक्ट आए थे? 4 चार्टर एक्ट, 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर लास्ट 1853। तो 20 मतलब 20 ईयर के गैप पर एक एक चार्टर एक्ट आता है। तो ये 4 आया तो 80 साल तो यही कवर हो गए। अब हमें क्या करना था, इन सारे चार्टर एक्ट के फीचर्स जानने थे। हमने ये जान लिया था कि किस गवर्नर जनरल के टाइम में वो सब चार्टर एक्ट आए थे। तो अब हम सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793 के बारे में जानते हैं कि 1793 चार्टर एक्ट क्या था। तो इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो पहला फीचर्स तो इसका ये था कि इसके आने के बाद ये 20 ईयर तक और ईस्ट इंडिया कंपनी का टेन्योर एक्सटेंड हो गया। सबसे बड़ा फीचर्स तो ये था। सेकंड, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे आज के टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, तो 24 मेंबर्स का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि उसी टाइम कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1773 वाले, उसको कंटिन्यू किया गया इसमें। उसके बाद इसमें एक और क्या किया गया, सुधार किया गया कि इसमें कंपनी की मोनोपोली को एक्सटेंड कर दिया गया नेक्स्ट 20 ईयर के लिए। उसके बाद गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, ओवरराइडिंग पावर दे दिया गया, ओवरराइडिंग वीटो पावर। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो चल ही रहा था। उसके बाद एक पिट्सबर्ग एक्ट में हमने देखा था कि किस तरह एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाता था। तो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल भी होते थे। तो उन्हें पहले वीटो पावर नहीं होता था, लेकिन इस एक्ट में उन्हें एक वीटो पावर दे दिया गया कि अगर कुछ भी कंसेंसस अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है मेरिटरी, तो गवर्नर जनरल का जो भी मत होगा वो सर्वमान्य होगा। तो वीटो पावर किसके पास आ गया, गवर्नर जनरल के पास। तो उसके बाद सैलरी डिसाइड ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ना कि कंपनी। तो अभी तक जो भी कंपनी के ये ऑफिशियल्स होते थे, गवर्नर या और जितने भी स्टाफ, उनके सैलरी को कितना देना है, क्या देना है, वो कौन डिसाइड करता था, कंपनी। लेकिन अब कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये 3 मेन फीचर्स थे। एक तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाला कंटिन्यू किया जाएगा, फिर ये इनके टेन्योर को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। तो दूसरा, इन गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर आ गया। फिर सैलरी कौन डिसाइड करेगी, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब चार्टर एक्ट 1813 में आते, तो ये चार्टर एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। मेन 3 इम्पोर्टेंट फीचर है। पहला कि ये कि कंपनी का जो मोनोपोली था, वो क्या एबोलिश किया जाएगा, एक्सेप्ट टी ट्रेड और चाइना के केस में। चाइना में जो भी इनका ट्रेड होता था, वो अभी भी मोनोपोली किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा। तो सबसे पहला तो ये किया गया, जैसे 1793 वाले में हमने क्या देखा था कि उसमें 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया था कंपनी का मोनोपोली, जिसे कि 1813 वाले चार्टर एक्ट में वो 2 सेक्टर, एक टी ट्रेड मतलब चाय का जो भी व्यापार था उसमें, और चाइना, इसमें क्या होगा कि ब्रिटिश सिर्फ ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी, ये बस उस क्षेत्र में व्यापार करेगी। बाकी कंपनी को पहले अलाउ नहीं था, लेकिन 1813 वाले चार्टर एक्ट के बाद बाकी कंपनी को भी अलाउ कर दिया गया कि जैसे अब इंडिया में कितने बहुत सारे कंपनी है, रिलायंस है, फिर टाटा है, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो उसी तरह ब्रिटेन में भी उस टाइम बहुत सारी कंपनी थी। तो पहले लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जैसे गवर्नमेंट ये नियम बना दे कि देश के बाहर, जैसे अफ्रीका में सिर्फ रिलायंस ही भारत की ओर से वो व्यापार करेगी और दूसरा कोई नहीं। उसी तरह यहाँ पर उस टाइम ऐसा ही नियम बना दिया गया था। तो उसके बाद तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हो गई। लेकिन 13 में बाकी सब जब कंपनी जैसे जैसे डेवलप हुआ, तो वो वहाँ के गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया कि ये तो मनमानी है। तो उसके बाद तब गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि चलो ठीक है,
अभी 2 सेक्टर जो कि एक टी का व्यापार और चाइना के साथ अभी कंपनी की मोनोपोली रहने दो, बाकी सेक्टर में तुम लोग वहां जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो एक तो पहला ये काम किया गया। दूसरा कि जितने भी इस मिशनरी थे, मिशनरी इन्हें अलाउ कर दिया गया, मिशनरी के कि ईसाई धर्म का अपना प्रचार करो, जो करना है करो, धर्म में परिवर्तन करना है करो, या जो भी समाज सेवा या जो भी करना, तो मिशनरी को अपने धर्म पर प्रचार प्रसार के लिए अलाउ कर दिया गया। हाँ, इसमें इन्हें परमिशन गवर्नर जनरल से इन सबसे लेना होता था, लेकिन मिशनरी को अलाउ कर दिया गया। उसके बाद एक और क्या काम किया गया था, 1 लाख एजुकेशन के लिए 1 लाख का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, 1 लाख एजुकेशन लोन कर दीजिए या ग्रांट कर दीजिए, तो 1 लाख एजुकेशन सेक्टर में को डेवलप करने के लिए, इंग्लिश शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख 1813 वाले एक्ट में इसका प्रावधान किया गया। तो इस तरह मेन रूप से 3 इसमें काम किए गए थे। उस तीनों को हमने देख लिया। क्या क्या था एक बार बोलिए, मैं हमारे साथ रिविजन कीजिए। सबसे पहला कि कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया गया एक्सेप्ट टी ट्रेड और चाइना के साथ। दूसरा कि मिशनरी को अलाउ कर दिया गया इंडिया में। तीसरा एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का एलोकेशन हुआ। ठीक है, अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833। 20 साल बाद फिर एक दूसरा चार्टर एक्ट आया। इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, मोनोपोली टोटली एबॉलिश कर दिया गया। अब क्योंकि कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, दे चुकी थी कितना प्रॉफिट है इस रीजन में, तो उन्होंने गवर्नमेंट पे और ज्यादा प्रेशर किया। उन्होंने कहा कि ये अब इनकी मोनोपोली खत्म करो और हम सबको वहां अलाउ करो। तो सबसे पहले तो ये काम हुआ, उनकी मोनोपोली पूरी तरह से एबॉलिश कर गए। फिर यूरोपियंस के इमिग्रेशन पे पहले क्या था, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब क्या किया गया, उसे भी अब एबॉलिश कर दिया गया। तो यूरोपियंस का मोनोपोली अब रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया गया। तीसरा अब क्या किया गया, 1813 वाले एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया गया। पहले क्या था, 3 अलग अलग प्रोविंस थे, कौन कौन से, कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास। लेकिन अब क्या कर दिया गया, अभी भी वो बॉम्बे और कलकत्ता जो भी मद्रास के गवर्नर थे वो रहेंगे, लेकिन पावर उनका किसके पास, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो इनके पास ज्यादा पावर आ गए, इनके पास एक तरह से वीटो पावर आ गई, तो ये उनके मत को सुपरसीड कर सकते थे। तो ये इस तरह से पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। तो सेंट्रलाइजेशन 1833 वाले एक्ट से थोड़ा बढ़ गया। तो एक तो ये हो गया। फिर लेजिस्लेशन भी इनका ज्यादा सम्मान होगा, तो लेजिस्लेटिव पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के का थोड़ा बढ़ गया। और इसमें एक और ये प्रावधान किया गया, लॉ कमीशन या और डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट इनके कमिटी में अब होंगे। लॉ कमीशन को, लॉ के मेंबर को एक रखना अनिवार्य कर दिया गया। तो 1833 वाले एक्ट में ही एक आप नाम सुने होंगे, मैकाले, जो कि मैकाले शिक्षा व्यवस्था की आज भी चर्चा में रहता है। तो मैकाले जिसका की एक फेमस कोट था कि इंग्लिश इन टेस्ट, इंग्लिश इन इंटेलेक्ट, इंग्लिश इन कल्चर, बट इन कलर इट्स ब्राउन, मतलब इंडियन। बस कलर से वो इंडियन होगा, लेकिन टेस्ट, कल्चर और इंटेलेक्ट से क्या होगा, ब्रिटेन। तो वो मैकाले, क्योंकि उनका शिक्षा व्यवस्था का एक ही मोटो था, ज्यादा से ज्यादा कलर तैयार करो, इनोवेटिव माइंड को एक तरह से खत्म करने का वो एक दुष्प्रचार था। उनका कहना था कि ब्रिटेन के एक बुक से इंडिया की एक पूरी लाइब्रेरी। तो इस तरह वो बहुत मिसकंसेप्शन और बहुत अपने आपको सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कि सच्चाई से उसका कुछ लेना देना था नहीं। तो इस तरह तो एक लॉ कमीशन मेंबर के तौर पर 1833 वाले एक्ट में मैकाले को अपॉइंट किया जाता है। तो वो उसके बाद वो सीआरपीसी और आईपीसी ये सब जो सुनते हैं, ये उसी टाइम मैकाले के टाइम में ही फॉर्मुलेट किया गया था, जिसे बाद में इम्प्लीमेंट 1860 में आके किया गया था। तो इस तरह चार्टर एक्ट हमने 1833 में देख लिया। इसमें एक और था कि 3+1 मेंबर का एक कमेटी, जिसमें कि एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, 3 और मेंबर होते थे। ठीक है, और इसमें एक और किया गया था कि इसमें स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश करने की इसमें बात कही गई थी। उसके बाद एक और था कि इसमें जो भी आईसीएस का एग्जाम था,
इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसको ओपन कंपटीशन के थ्रू करने की बात कही गई थी, लेकिन 1833 वाले में कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ कुछ नॉमिनेटेड कुछ लोगों के लिए ओपन किया गया था। बाद में जाके हम लोग अभी चार्टर एक्ट 1853 देखेंगे तो उसमें क्या किया गया था, पूरी तरह से इसमें अलाउ कर दिया गया था। तो ठीक है, तो 1833 वाले एक्ट में हमने देख लिया। फिर अब आते हैं 18 चार्टर एक्ट 1853। तो ये डलहौजी के टाइम में आया था। तो इसका सबसे क्या था, जो आउट ऑफ 16 मेंबर टू बी नोन, तो ये सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि हमने देखा था 24 मेंबर्स का था, इसमें 6 मेंबर अब नॉमिनेशन के थ्रू नॉमिनेटेड बाय क्राउन। मतलब क्राउन मतलब कौन, ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश की जो महारानी होगी वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 में 6 मेंबर को वही नॉमिनेट करेगी, ये इसमें प्रावधान कर दिया गया। और आईसीएस के एग्जाम को इसमें पूरी तरह ओपन कर दिया गया, ओपन कंपटीशन के थ्रू। जिस तरह आज हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम में ओपन में बैठ सकते हैं, उसी तरह उस टाइम वो 1853 में ही सबसे पहले किया गया। ठीक है, तो इसमें फिर लॉ मेंबर के वो सब अपॉइंटमेंट वो सब कुछ खास है नहीं। तो इस तरह हमने डिफरेंट सारे चार्टर एक्ट 93, 1813, 1833 और 1853 ये चारों चार्टर एक्ट के बारे में हमने उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जो कि एग्जाम में जिससे कि एमसीक्यू फॉर्म होता है उसे हमने देख लिया। तो अब हम लोग आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को देखेंगे। तो इसके बारे में देखने से पहले 1 मिनट का, ठीक है, लैंड रिफॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लैंड रिफॉर्म कितने टाइप का था, 3 टाइप का। एक परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा क्या था, रैयतवारी सेटलमेंट, फिर तीसरा महलवारी सेटलमेंट। ठीक है, 3 टाइप के सेटलमेंट थे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस एरिया में और कितने परसेंट टोटल ब्रिटिश इंडिया के जितने टेरिटरी थे उसके कितने परसेंट में परमानेंट सेटलमेंट था। तो इसका जवाब है 19%। सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी लैंड रिफॉर्म थे तो उसमें सबसे कम परसेंटेज किसका सेटलमेंट का था, तो वो परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद 51 सबसे ज्यादा 51% किसका था, ये रैयतवारी सेटलमेंट का था, और महलवारी का 30%। तो इस तरह ये 100% हो गया। ठीक है, तो सबसे कम 19% परमानेंट सेटलमेंट। इसका रीजन एरिया पूछेगा तो बंगाल, बिहार और ईस्टर्न यूपी वाला एरिया आ गया परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। रैयतवारी सेटलमेंट में बॉम्बे, फिर उसके बाद मद्रास और वो कर्नाटका, इस तरह साउथ इंडिया वाला पोर्शन क्या आ गया रैयतवारी सेटलमेंट में। महलवारी सेटलमेंट में कौन सा आ जाएगा, बच गया वेस्टर्न यूपी, फिर पंजाब और सेंट्रल इंडिया। तो इन सब रीजन में महलवारी सेटलमेंट। ठीक है, तो किस किस रीजन में और किसके। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लगाया, तो ये आपको पता है, ये 1793 में किसके द्वारा, एक बहुत ही फेमस इनका होता है गवर्नर जनरल, कौन, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट 1793। फिर रैयतवारी सेटलमेंट ये लाता है थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा एक्चुअली सबसे पहले शुरू किया जाता है, जिसको थॉमस मुनरो बाद में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। तो रैयतवारी सेटलमेंट थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। उसके बाद महलवारी सिस्टम, ये उतना फेमस नहीं है फिर भी देख लीजिए, ये हेलेंस्की मैकिंजे। तो हेलेंस्की मैकिंजे, एम से महलवारी, एम से मैकिंजे। तो ये मैकिंजे ने महलवारी सिस्टम की शुरुआत की थी। तो ठीक है, तो इन तीनों का हमने देख लिया कि कितने परसेंट और किस किस रीजन में और किसने शुरू किया था। अब अलग अलग तीनों के हम लोग फीचर्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके पहले, और ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट अब सबसे पहले देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इसका सबसे बड़ा फीचर्स क्या था, फिक्स्ड रेंट सिस्टम था। फिर इसे
सनसेट लॉ भी कहा जाता था, सनसेट लॉ। और इसका कोई सबसे पहले क्या विजन था, क्या मोटो था कॉर्नवालिस का, इसको लाने के पीछे पहले वो एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो एक्चुअली जमींदारी सिस्टम क्या था कि इसमें जमींदार एक सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर होता था। कौन? जमींदार। जमींदार का लैंड पर क्या होता था, इनका ओनरशिप, हेरिडेटरी ओनरशिप हो। तो सबसे इसका कॉर्नवालिस का क्या था, एक क्लास उसे तैयार करना था। सबसे पहले तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा आसानी होगा, उसके लिए उसने परमानेंट सेटलमेंट लाया कि अब 1000 या 1,00,000 पीजेंट्स या छोटे छोटे लेबर या मजदूर या किसान से वो टैक्स का कलेक्शन करेगा। उससे अच्छा है कुछ मुट्ठी भर जमींदार तैयार कर दो और उससे वो अपना उनसे डील करेगा और आप डायरेक्ट एक फिक्स अमाउंट तय कर दो कि इतना अमाउंट आपको एक फिक्स डेट को देना है, उस दिन शाम तक पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि आज 21 जून है, अगर हमने जैसे कंपनी ने तय कर दिया 30 जून के शाम तक मुझे फिक्स्ड इतना रकम 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 इतना आ जाना चाहिए, एक फिक्स रेट। तो उसके बाद जमींदार क्या करते थे, अपने उनका एक अलग उनकी आर्मी होती थी छोटी सी, उसके थ्रू वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करवाते थे और वो क्या करते थे, कंपनी को उसका कितना 10/11 और 1/11 पोर्शन क्या करता, जमींदार खुद, जमींदार को 1/11% जमींदार अपने जो भी मेंटेनेंस आर्मी या जो भी टैक्स कलेक्शन में जो भी खर्चा आता था वो 1/11% में वो अपना जितने रेवेन्यू का वो अपने मेंटेनेंस के लिए रखते थे। तो इस तरह ये इसका और इसका मेन विजन क्या था कॉर्नवालिस का, कि वो एक क्लास तैयार करना चाहता था जो कि ब्रिटिश इंडिया के प्रति लॉयल रहे। क्योंकि अगर जमींदार अगर रिचर क्लास अगर ब्रिटिश इंडिया के प्रति लॉयल रहेगा तो क्या होगा, उनका शासन उस जगह पे और ज्यादा दिनों तक चलेगा। तो इस तरह उसने ये सोच के साथ इसको एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उसे इजी पड़ेगा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों से वो एक फिक्स डेट पे ले लेगा। दूसरा एक उनके लिए क्योंकि वो एक क्लास तैयार हो जाएगा जो कि उनसे बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उसके प्रति लॉयल रहेगा। और उसके बाद इनका सनसेट लॉ इसे इसलिए कहा जाता था कि एक फिक्स रेट को अगर शाम तक वो फिक्स जो भी रेंट होता था वो अगर नहीं जमा करने पे अगले दिन उस लैंड का क्या होगा, उस जमींदारी व्यवस्था का उस जमींदार को ऑक्शन कर दे, अपनी जमीन को दूसरे को नीलाम करना पड़ेगा। तो इसमें फिर इन्होंने लूप होल्स निकाल लिया था, अपने ही किसी नौकर या किसी रिलेटिव के नाम पे फिर कम रेट में ऑक्शनिंग करके वो फिर उसे अपने ही पास रखते थे। तो इसका और सबसे बड़ा ये था अब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का आ गया था कि बहुत सारे जमींदार फिर टैक्स कलेक्शन का पावर किसी और को दे दिए, वो फिर टैक्स करके फिर जमींदार को देता था, फिर जमींदार इस तरह करके फिर कंपनी को देते थे। इसमें कंपनी का कॉर्नवालिस का एक सोच ये भी था कि कोई भी जमींदार अगर लैंड का ओनरशिप उसके पास ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा लैंड होगा, तो उसे के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब एग्रीकल्चर में मशीनरी पे, इनोवेशन इन सब पे खर्च करने का उसके पास पैसा रहेगा तो वो खर्च करेगा जिससे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। लेकिन वो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म इन सब चक्करों में वो सब हो नहीं पाया, इसलिए ये सिस्टम भी एक तरह से फेल हो गया। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट सारे फीचर्स हमने जान लिए। क्या क्या, सबसे पहले तो एक फिक्स रेंट होगा अमाउंट ऑफ, फिर एक क्लास होगा जमींदार क्लास जिसके पास लैंड ओनरशिप रहेगा, फिर इसे सनसेट लॉ क्यों कहा जाता था वो भी हमने देख लिया। ठीक है, और ये 90% पे था।